अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास नेटवर्क सेक्शन का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम सीखेंगे प्राइमरी रिसीविंग। ठीक है, मोबाइल आरएफ सेक्शन जो होता है, मोबाइल का आरएफ सेक्शन वो 3 किस्म के काम करता है: रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग और डाइवर्सिटी रिसीविंग। ठीक है, तो कल हमने डीआरएक्स स्विच की जो डाइवर्सिटी रिसीविंग थी वो देखी थी। आज हम प्राइमरी रिसीविंग देख रहे हैं जो कि हमारे मेन एंटीना और 2G IC या एंटीना स्विच के माबैन होती है। अच्छा, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों से एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग में आपके सामने जो है नेटवर्क के रिलेटेड फॉल्ट आते हैं और आपको समझ नहीं आती कि ये मैं कैसे रिपेयर करूं, ये कौन सा पुर्जा है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है, और आप वो सेट वापस कर देते हैं कस्टमर को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप रिसीविंग का सारा सेक्शन समझ जाएंगे। ठीक है, मेरी जितनी भी वीडियो हैं शुरू से लेकर आज की वीडियो तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैंने डिटेल से चीज समझाई ना हो। अगर आप ये मेरा YouTube चैनल का हर एक लेक्चर गौर से सुनते हैं तो आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। वक्त नहीं जाया करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। कल हमने सीखा था DRX IC या स्विच जो है उसका काम या डाइवर्सिटी जो रिसीविंग है वो किस तरीके से होती है। आज हम प्राइमरी रिसीविंग के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये एंटीना है ना, ये एंटीना हवा के अंदर से फ्रीक्वेंसियां रिसीव करता है। ठीक है, हवा में जो फ्रीक्वेंसियां होती है ना उनको ये रिसीव करता है। अब जो रिसीव कर रहा होता है ना, तो उस टाइम का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है ना मैं आपके सामने वो रखता हूं कि जब एक फ्रीक्वेंसी हवा में सफर कर रही थी, क्योंकि वो एक बरकी मकनातीसी लहर होती है, ठीक है, और वो सफर कर रही थी हवा में, मोबाइल के एंटीने ने उसको जो है क्या किया, कैच किया, और यहां पर जैसे ही मोबाइल के एंटीने से वो टच होके, जाहिर सी बात है वो सारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर तो नहीं जानी, आगे भी चली जाएगी, लेकिन जब एंटीने से टच होगी ना तो टच होते टाइम क्या होता है, इस एंटीने के ऊपर इंडक्शन का अमल होता है। ठीक है, इस इंडक्शन के अमल से जो है ना इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वेव पैदा होती है जिसको हम RF सिग्नल बोलते हैं। इसके अंदर एंटीने के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होते हैं और उनकी मूविंग से यहां पर AC फ्रीक्वेंसी बनती है, AC लहर बनती है, ठीक है, या RF सिग्नल बनता है। ठीक है, कल हम इसी जगह पर एक मैंने बात की थी आप लोगों से कि यहां पर कोई वोल्टेजेस नहीं होते, मतलब कि DC वोल्टेजेस यहां पर नहीं होते इस लाइन में। यहां पर वोल्टेजेस होते जरूर हैं, लेकिन वो वोल्टेजेस कौन से होते हैं मैं आज वो समझाऊंगा। यहां पर जैसे ही हवा से फ्रीक्वेंसी एंटीने के ऊपर टच होती है, एंटीने के अंदर इंडक्शन का अमल स्टार्ट होता है। इंडक्शन से क्या होता है कि एंटीने के अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं और उनके मूव होने से यहां पर AC जो लहर है वो बनती है, RF सिग्नल बनता है या इलेक्ट्रॉनिक पल्स एक बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव बनती है। वो कौन सी होती है, AC की। अच्छा, अब ये इस जो AC की लहर बनती है इसकी पावर कितनी होती है या इसके ऊपर प्रेशर कितना होता है, ये डिपेंड करता है कि हवा में फ्रीक्वेंसी की पावर कितनी थी। अगर तो हवा में फ्रीक्वेंसी की पावर ज्यादा थी, मिसाल के तौर पे हम किसी बड़े टावर के नजदीक थे, 2-4 किलोमीटर की रेंज में थे, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी पावरफुल थी और उससे जो इंडक्शन है वो ज्यादा हुई, और इंडक्शन जब ज्यादा होती है तो वहां पर जो है ना क्या होता है कि मिली वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, वहां पर मिली वोल्टेजेस बनेंगे, AC वाले होंगे, DC नहीं होंगे, AC मिली वोल्टेजेस होंगे, और हम उनको क्या कहते हैं, बरकी लहर कहते हैं, ठीक है, या बरकी मकनातीसी लहर कहते हैं। ठीक है, उसको हम एग्जैक्ट तरीके से वोल्टेज नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बरकी लहर है, एक सिग्नल है, RF सिग्नल होता है। ठीक है, यहां पर कोई खसूसन ऐसा नहीं है कि कोई जो फ्रीक्वेंसी कोई और चीज है और वोल्टेज कोई और चीज है
और वो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को धक्का लगा के या साथ लेके चल रहे होते हैं और वो आगे लेके जाते हैं, वरना वैसे फ्रीक्वेंसी जा नहीं सकती। तो ये गलत कंसेप्ट है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये खुद एक वोल्टेज की शक्ल में होती है और ये लहर होती है, बल्कि लहर, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से वोल्टेज नहीं आते, ये खुद ही वोल्टेज वाली वेव्स होती है, ठीक है। इसकी एक पावर होती है ना, कोई भी देखो वेव्स है, उसकी एक पावर होती है। उस पावर को हम नापने के लिए या उस प्रेशर को नापने के लिए हम साथ में वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज को आप इस तरह कह लेंगे, ये आरएफ सिग्नल है, ठीक है। आरएफ सिग्नल है, इसके अंदर हल्की सी जो है ना वो एसी की जो है ना वो समझ ले पावर होती है उसके अंदर। अच्छा, ये जनाब जो है ना यहां पर एंटीने पे जब जैसे टच होगी, टच होने के बाद जनाब ये फ्रीक्वेंसी यहां से होती हुई रजिस्टर से जाएगी और कोई फजूल जो गैर जरूरी फ्रीक्वेंसी होंगी वो यहां से कॉइल इनको ग्राउंड कर देगी और बाकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस कैपेसिटर से गुजरेगी, ठीक है। अब यहां पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये कैपेसिटर लगा हुआ है उस आरएफ सिग्नल को पास करने के लिए, ठीक है। यहां पर कोई डीसी वोल्टेज नहीं आता, यहां पर सिर्फ इस कैपेसिटर का काम आरएफ सिग्नल को पास करना है। कैपेसिटर डीसी को तब ब्लॉक करता है जब वो वोल्टेजेस की लाइन में लगा हो या किसी पावर वाली लाइन में लगा हो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की लहर है, यहां पर डीसी वोल्टेज नहीं होते, ठीक है। वही कल वाली बात के स्टैटिक चार्ज के अमल को हो सकता है कि रोक ले, वरना यहां पर डीसी वोल्टेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसी बरकी लहर होती है जो आरएफ सिग्नल कहलाती है, ठीक है। और आरएफ सिग्नल ही यहां से आगे आगे आ जाएगा, ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद ये येलो कलर का एक कंपोनेंट लगा हुआ है और इसको हम एंटीना टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। एंटीना टेस्टर या आरएफ रिसीविंग ट्रांसमिटिंग टेस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग इसको टावर भी बोलते हैं, कुछ, हर बंदे की अपनी अपनी जुबान है, लेकिन ये असल में एक ऐसा कनेक्टर है जिससे मोबाइल की रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो है उसको चेक किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसको हम नहीं चेक करते भाई। ये फैक्ट्री के अंदर जब मोबाइल के मदरबोर्ड प्रोसेस हो रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो मशीनरी है ना वो इसके साथ अपनी एक केबल कनेक्ट करती है इस कनेक्टर के साथ, और उसके बाद वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट करके इसकी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों का अमल चेक कर लेती है कि हाँ भाई इसकी लाइंस के पैरामीटर पूरे हैं, या जो हमारे जितने पीए हैं वो अपनी जो है एम्प्लीफिकेशन का अमल सही से कर रहे हैं, पूरे पैरामीटर पे कर रहे हैं। रिसीविंग का भी मुकम्मल टेस्ट होता है, ट्रांसमिटिंग का भी मुकम्मल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इतना पता चल गया है कि इस कनेक्टर से फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की जो मशीनें या जो रोबो काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, वो एक अपनी केबल इस कनेक्टर के साथ टच करते हैं, ठीक है। इस कनेक्टर के ऊपर वो टच हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इसका इस एंटीने इधर वाली साइड से कनेक्शन खत्म हो जाता है और ये यहां से इधर का जितना प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेता है। और वो मशीन या वो कंप्यूटर या वो रोबोट क्या करता है कि अपनी अंदर से एक फ्रीक्वेंसी की जो है ना वो लहर बना के इसकी रिसीविंग और इसकी टेस्टिंग को जो है ना वो चेक कर लेता है। अच्छा, अब आपने इस ये पीली जो गोल्डन कलर की मेटल की ये बॉक्स है इसके बारे में आपने समझ लिया कि ये फैक्ट्री के अंदर जो है जो रोबो होता है या जो मशीन होती है वो इसके साथ अपनी एक केबल कनेक्ट करते हैं और इससे जो है वो ये आरएफ सेक्शन के रिसीविंग डिपार्टमेंट और ट्रांसमिटिंग डिपार्टमेंट की मुकम्मल चेकिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई वर्किंग सही कर रहे हैं, अपने पैरामीटर ठीक है, लाइन के पैरामीटर ठीक है, ठीक है, मुकम्मल चेकिंग होती है, ये इसका काम है। उसके बाद नॉर्मल हालत में इसका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब जो है ना ये लाइन सीधी आ जाती है हमारे 2G IC के अंदर या हमारे ASM एंटीना स्विच मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब कुछ मॉडलों के अंदर जो है ना वो 2G के अंदर ही बिल्ट इन होता है, तो इस वजह से हमने 2G IC बनाया है, ठीक है। अगर अलग लगा होगा तो वो एंटीना स्विच के अंदर ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अभी इस आईसी के अंदर है तो हमने इसके अंदर डाल दी इस लाइन को। उसके बाद इस आईसी को काम करने के लिए VPH या VBAT की जरूरत होती है और VIO 1.8 वोल्टेज इसको मिलने जरूरी है, तभी ये 2G IC अपनी वर्किंग करेगा। इसको वर्किंग करने के लिए ये 2 वोल्टेजेस जरूर चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये लाइन जो है, ये लाइन सीधी जाती है और ये जाती है सीधी एक जो है ना डुप्लेक्सर के अंदर। ठीक है, ये देखें, ये आप डुप्लेक्सर नजर आ रहा है आपको, इसकी जो है ना ये इनपुट हो रही है। ठीक है, और यहां से ये आउटपुट करेगा। ठीक है, और ये आरएफ में जाएगी। अच्छा, ये ना 2G आईसी से जो डुप्लेक्सर के दरमियान की लाइन है ना, इसके ऊपर डाटा 2G से इस डुप्लेक्सर की तरफ जाएगा भी, और यहां से वापस ट्रांसमिट होने वाला जो डाटा है वापस आएगा भी। मतलब यहां पर रिसीविंग भी इस तरह होगी और ट्रांसमिटिंग भी होगी एक ही लाइन के जरिए। इसी वजह से यहां पर हमने TRX लिखा हुआ है कि यहां पे ट्रांसमिट भी इसी लाइन से हो रहा है, रिसीव भी इसी लाइन से हो रहा है, और तीरों का निशान हमने बनाया है कि एक डाटा यहां से इस तरह जाएगा और जो ट्रांसमिट वाला डाटा है वो वहां से इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जो हमारा डुप्लेक्सर है, इससे ये फ्रीक्वेंसी आउट होगी और ये जाएगी सीधी किधर, RF आईसी के अंदर। ठीक है, जब ये RF आईसी के अंदर पहुंच गई, ठीक है, तो ये किस डिपार्टमेंट में जाएगी, ये PRX का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस RF आईसी को जो है ना अब आगे इस फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करना है। इस RF आईसी को ये प्रोसेसिंग करने के लिए एक एक्सो की फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्सो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, ताकि ये इस फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो हमने यहां पर ये एक एक्सो क्लॉक बनाया है और इससे फ्रीक्वेंसी भी इसको दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद अब इस RF आईसी को वोल्टेजेस चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो 1.8 जो है VIO वाले वोल्टेज, 1.8 VRF वाले वोल्टेज और 1.0 जो है ये भी VRF वाले वोल्टेज इसको मिलेंगे। ठीक है, इस RF आईसी को, तो ये अपना काम करेगा। अच्छा, उसके बाद अब इस RF आईसी को जो है ना CPU से कम्युनिकेशन भी करनी है। तो CPU से कम्युनिकेशन इसकी ये क्यूलिंग प्रोटोकॉल है ना, क्यूलिंग प्रोटोकॉल, इसके जरिए होगी। ठीक है, ये देखें QP QN IP IN, ये चार लाइनें RF आईसी और CPU के दरमियान जो है ये कम्युनिकेशन के लिए हैं। ठीक हो गया। अब यहां से फ्रीक्वेंसी आई, 2G आईसी में आई, 2G आईसी से डुप्लेक्सर में गई, डुप्लेक्सर से होती हुई RF आईसी में गई, RF आईसी ने इसको प्रोसेस करके ये डाटा दे दिया डिजिटल बना के, किसको, CPU को। ठीक है, CPU इस डाटा को दे देगा, CPU के अंदर जो बेस बैंड का सेक्शन है वो इसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो देखेगा कॉल का डाटा है। ठीक है, तो वो कोडेक आईसी से इसको जो है ना कोडेक आईसी को दे देगा, और कोडेक आईसी इसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगी, और फिर ये हमारे कान वाले स्पीकर में आवाज सुनाई देगी या हमें लाउड स्पीकर से आवाज सुनाई देगी। ठीक है, प्रोसेस समझ लिया, दोबारा समझा देता हूं। हवा से फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आने के बाद 2G आईसी में गई, 2G आईसी से डुप्लेक्सर में गई, डुप्लेक्सर से होती हुई RF आईसी में गई, RF आईसी इसको प्रोसेस करके CPU को दे देगा, CPU इसको कोडेक आईसी को दे देगा। ठीक है, ये देखिए RX और TX की लाइनें लिखी हुई हैं, तो यहां से ये RX माइनस TX माइनस RX प्लस TX प्लस की लाइनें होती हैं। यहां से ये सीधी कोडेक आईसी में चली गई, और कोडेक आईसी इसको क्या है, वॉइस सिग्नल में या ऑडियो सिग्नल में तब्दील कर देगा, और ऑडियो सिग्नल में तब्दील करने के बाद जो है स्पीकर के ऊपर ये हमें आवाज सुनाई देगी। अब एक बंदा 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, वो बंदा उधर से कॉल करेगा, कॉल मिलाएगा, मेरा नंबर जैसे ही वो डायल बटन पे प्रेस करेगा तो ट्रांसमिटिंग शुरू हो जाएगी, और वो जो बात करेगा उसकी बात ट्रांसमिट होगी और मेरे पास पहुंचेगी। ठीक है, मैं उस कॉल को अटेंड करूंगा और मेरे पास वो रिसीविंग हो रही है। ठीक है, और मेरे कान में जो है ना हेलो की आवाज सुनाई देगी। तो ये सारा प्रोसेस, उस आवाज का वहां से चलना, रास्ते में जो है उसका बरकी मकनतीसी लहर की सूरत में टावर से आना, फिर एंटीने ने उसको कैच करना, एंटीने ने कैच करके उसको जो है 2G आईसी को देना, फिर डुप्लेक्सर से उसकी रिसीविंग ट्रांसमिटिंग की लाइन अलग-अलग होना, फिर RF आईसी से CPU से ये कोडेक आईसी, और आवाज हमारे कान तक पहुंच गई। हेलो, क्या हाल है, ठीक हो जी। अच्छा, यहां तक आपको समझ लग गई है। अच्छा, ये देखिए, ये एक ट्रांसमिट की लाइन खड़ी हुई है। मैंने आज इसको इस वजह से नहीं समझाया कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर पूरा लेक्चर बनाऊंगा ट्रांसमिटिंग का, कि वो क्या किस तरीके से किया जाता है। ठीक है,
तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज नहीं समझाई, मैंने सिर्फ आज आपको PRX का डिपार्टमेंट समझाया है कि प्राइमरी रिसीविंग किस तरीके से होती है। अच्छा, यहां पर कुछ दोस्त कल पूछ रहे थे कि जी ये समझ नहीं आई इस जगह की, यहां पर जब आपकी फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो फ्रीक्वेंसी जब यहां पे टकराती है तो उसके साथ दो काम होते हैं, एक इंडक्शन होती है, ठीक है, और दूसरा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। इंडक्शन भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इंडक्शन से क्या होता है, यहां पर अंदर AC लहर जनरेट होती है या RF सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। और ये इंतहाई कमजोर समझ लेना वोल्टेजेस होते हैं, या ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, अब मैं इसको बार बार वोल्टेजेस बोल रहा हूं, एक ही चीज है, ये फ्रीक्वेंसी या वोल्टेजेस एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं है। हम इसको वोल्टेज बोल दें तो ये कदरे कम सही होगा, बल्कि इसको हम RF सिग्नल बोले तो ये तकरीबन समझ लें कि 80% इसको ठीक माना जाता है, RF सिग्नल को बोलें। इसको वोल्टेज नहीं हम बोल सकते, इसको हम RF सिग्नल बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक AC लहर होती है, ठीक है। यहां पर DC की लहर नहीं होती, या DC का कोई वोल्टेज नहीं होते, या DC का कोई भी कंसेप्ट यहां पर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर दूसरे कंपोनेंट्स को खराब कर सकती है, उधर नॉइज पैदा कर सकती है, शोर पैदा कर सकती है। तो ये जो एंटीने है ना, ये उस मैग्नेटिक फील्ड को फैलने नहीं देते, ठीक है। एक हो या दो, दोनों क्या कहते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड को एक लेवल में रखते हैं कि भाई इधर ही रहे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये आगे फ्रीक्वेंसी चलती है। और ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की, ये जो RF की लाइन आ रही है, ठीक है, इस लाइन की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ना, वो 50 ओम तक रहनी जरूरी है। मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इसकी रेजिस्टेंस 50 ओम तक रहनी चाहिए। इससे कम होगी तब भी सिग्नल का लॉस होगा, इससे ज्यादा हो जाएगी तब भी सिग्नल का लॉस होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज इसकी समझ आ गई होगी मुकम्मल, ठीक है। एक चीज रहती थी वो मैं आपको बता देता हूं कि ये CPU से इस 2G IC का भी कनेक्शन होता है, जिस तरीके से इसका हो रहा है इसका भी कनेक्शन, ये RFFE डेटा, RFFE क्लॉक, ठीक है। और RFIC का भी इसी तरीके से डेटा और क्लॉक की लाइन उसमें भी जाती है। अगर हाई क्वालिटी, ज्यादा पैसों वाला, ज्यादा बजट वाला फोन होगा तो उसके अंदर RFFE प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर कम बजट वाला फोन होगा, चाइनीज फोन होगा, तो वहां पर MIPI डेटा की लाइनें होंगी। लेकिन डेटा और क्लॉक की लाइन तकरीबन हर IC में जाएगी, CPU क्योंकि हर IC को जो है वो कंट्रोल करता है। ये सिर्फ चंद मोटी मोटी लाइनों का एक नक्शा बनाकर दिखाया है, जिससे आप RF सेक्शन को मुकम्मल तौर पे समझ जाएं कि हाँ भाई, रिसीविंग का जो है, प्राइमरी रिसीविंग का सिस्टम वो किस तरीके से काम आता है या किस तरीके से वो काम करता है। अच्छा, यहां पर आपने इतना समझ लिया है। अब ये देखें, ये जो हमारा डुप्लेक्सर लगा हुआ है ना, ये बैंड 8 के लिए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल हमने सिर्फ एक डुप्लेक्सर लगाया है, क्योंकि इस डायग्राम को बनाने के लिए ना जगह इतनी थी कि सिर्फ यहाँ पर एक बनाया जा सकता था। लेकिन चूंकि 2G IC से ज्यादा सारे बैंड्स आउट हो रहे होते हैं, तो हर बैंड का अपना अपना डुप्लेक्सर लगा होता है, ठीक है। बाकी वर्किंग सारी एक जैसी होती है, ठीक है। उसके लिए हमने अलग से जो है बनाया है डायग्राम, ताकि आपको जो है ना हम समझा सके, ठीक है। ये देखें, पीछे वही एंटीना 2G IC में आ गया, इसी के अंदर जो है ना एंटीना स्विच लगा होता है। और यहां से ये देखें, ये बैंड 8 के लिए जो है ना ये डुप्लेक्सर लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए बैंड 41 के लिए ये डुप्लेक्सर लगा हुआ है, बैंड 3 के लिए ये डुप्लेक्सर है। इसी तरीके से जितने बैंड होंगे उतने ही डुप्लेक्सर आगे लगे हुए होंगे, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इस तरीके से वो रिसीव भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी, ठीक है। ये देखें, ये TRX है, इस लाइन के ऊपर डाटा आएगा भी जाएगा भी, ठीक है। ये यहां से आगे RF की तरफ जाता है, और ये जो TX वाली लाइन है ये हमारी PA के साथ अटैच होती है। यहां से जो है फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीफाई होकर आती है, और फिर यहां से ये DRX इसको 2G IC को देता है। इसके अंदर जो एंटीना स्विच है वो इसको 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फिर हवा की तरफ फेंकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सारा सेक्शन समझ आ गया होगा। प्राइमरी रिसीविंग का जितना भी सेक्शन है, आसान अल्फाज में आपके सामने समझाने की कोशिश की है। तो अगली हमारी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह TX ट्रांसमिटिंग के ऊपर होगी।
हम कल जो वीडियो अपलोड करेंगे वो ट्रांसमिटिंग की होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और आपको इससे सीखने को मिला है, ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और कमेंट में मुझे ज़रूर ये बताना है कि आपको हमारी जो है ये वीडियो कैसी लगती है, आपको इससे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये वीडियो जो है खासकर उन लोगों के लिए है जो कम से कम 2 साल, 3, 4, 5, 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बंदे के लिए नहीं है, लेकिन न्यू बंदा भी अगर इसको देखता है तो उसको नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा, क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर वाले लेवल पर आएगा तो उसको ये चीजें पहले से ही पता होंगी जो आज लोग सीख रहे हैं।